आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जिसे कहीं वीर कहा गया, कहीं विभाजनकारी विचारक। वो शख्स जिसने अंग्रेजों के खिलाफ हथियारों से लड़ने का साहस दिखाया, लेकिन अपनी ही जीवन यात्रा में कई बार विवादों की आग में घिर गया। काला पानी की अंधेरी काल कोठरी ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि भीतर की कठोरता को और तेज कर दिया। उसने राष्ट्रवाद की ऐसी परिभाषा दी जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया, लेकिन उतनी ही तीव्रता से विरोध भी खड़ा किया। उसकी किताबें आग की तरह थीं, कहीं विचारों की चिंगारी भड़काती, कहीं समाज को दो हिस्सों में बांटती दिखती। उसे निडर क्रांतिकारी माना गया, फिर भी उस पर दया याचिकाएं लिखकर जेल से निकलने का आरोप लगा, जिसे कुछ लोग रणनीति कहते हैं और कुछ लोग सिद्धांतों से समझौता। गांधी की हत्या के मामले में उनका नाम आया, अदालत ने बरी किया, पर बहस आज भी जिंदा है। उसके समर्थक उन्हें राष्ट्र का वीर पुत्र मानते हैं। आलोचक कहते हैं कि उनके विचारों ने भारतीय राजनीति में गहरे विभाजन की नींव रखी। वो लेखक था, पर शब्द उसकी तलवार थे। क्रांतिकारी था, पर क्रांति की दिशा को लेकर मतभेद कभी खत्म नहीं हुए। उसकी कहानी रोशनी और अंधकार दोनों से बनी एक जटिल आकृति है, और आज हम उसी आकृति को बिना किसी सुहाने पर्दे के उसकी वास्तविकता के साथ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं 20 दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 1983 में महाराष्ट्र के भागुर गांव में हुआ था, और बचपन में घर पर हुई हिंसा और पिताजी की मौत ने उनके अंदर ब्रिटिश रूल के खिलाफ गुस्सा और बदले की भावना बहुत गहरी बना दी। फैक्ट नंबर 2, उन्होंने अपने भाई के साथ मित्रा मेला नाम का युवा ग्रुप बनाया, जिससे बाद में अभिनव भारत जैसे हार्डकोर रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई। फैक्ट नंबर 3, लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस में रहकर ब्रिटिश राज के खिलाफ गुप्त संदेश, स्पीचेस और प्लानिंग के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरी नेटवर्क बिल्ड किया, जिससे ब्रिटिश इंटेलिजेंस परेशान हो गई थी। फैक्ट नंबर 4, 1910 में गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने समुद्री जहाज से भागने की डेयरिंग कोशिश की, समुद्र में कूदकर फ्रांस की जमीन पर पहुंचने की, बट ब्रिटिश सोल्जर्स ने तुरंत पकड़ लिया। ये इंडियन रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री का सबसे बोल्ड एक्ट माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, उन्हें दोहरे आजीवन कैद यानी 50 साल की सजा सुनाई गई। ये किसी भी इंडियन रेवोल्यूशनरी को दी गई सबसे कठोर सजाओं में से एक थी। फैक्ट नंबर 6, अंडमान की सेल्यूलर जेल में उनको तेल कोल्हू चलाना, रस्सी काटना और एक्सट्रीमली हार्ड मैनुअल लेबर जैसा टॉर्चर झेलना पड़ता था। कई बार तो बस पानी और नमक से ही दिन गुजारने पड़ते थे। फैक्ट नंबर 7, जेल में उन्होंने मल्टीपल मर्सी पिटिशंस लिखी, जिसे सपोर्टर्स स्ट्रैटेजी बोलते हैं, लेकिन क्रिटिक्स इसे प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज के रूप में देखते हैं। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी पॉइंट है। फैक्ट नंबर 8, उन्होंने हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू लिखी, जिसे उन्होंने जेल में बिना कागज कलम के तैयार किया था। यह किताब आज भी इंडियन पॉलिटिक्स की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। फैक्ट नंबर 9, सावरकर पर्सनल बिलीफ में एथीस्ट और रैशनलिस्ट थे। वो मिरेकल्स, पूजा पाठ या ब्लाइंड फेथ में यकीन नहीं रखते थे, लेकिन आयरनी ये थी कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रिलीजियस आइडेंटिटी पर बेस्ड थी। उन्होंने कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी के खिलाफ जमीनी कैंपेन्स चलाए। मंदिर प्रवेश, सामूहिक भोज और सोशल रिफॉर्म उनके एजेंडा का हिस्सा था। क्रिटिक्स का मानना है कि उनके हिंदुत्व और कल्चरल नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट्स ने इंडिया में आइडियोलॉजिकल डिवाइड को बढ़ाया, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं कि लोग उनके आइडियाज को गलत इंटरप्रेट करते हैं। गांधी जी की हत्या के केस में उनका नाम आया, ट्रायल हुआ और एविडेंस के लैक में उन्हें कोर्ट ने अक्विट कर दिया, लेकिन इस केस का शैडो उनकी पूरी लाइफ पर बना रहा। जेल में उन्होंने पोएम्स और राइटिंग्स कपड़े, कैदी की दीवारें और चारकोल से लिखी। उनके साथ के कैदी इनको याद करके बाहर ले जाते थे। ये एक यूनिक मेथड था रेवोल्यूशनरी लिटरेचर को बचाने का। 1857 के रिवोल्ट को उन्होंने सबसे पहले इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला, जिससे पहले ब्रिटिश इसे सिर्फ म्यूटिनी कहकर डिसमिस करते थे। उनका मानना था कि इंडिया को मिलिट्री स्ट्रेंथ और अग्रेसिव डिफेंस अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। वो एक हार्ड पावर बेस्ड सिक्योरिटी विजन रखते थे। वो साइंटिफिक थिंकिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रैशनल आउटलुक को नेशनल आइडेंटिटी का कोर पार्ट बनाना चाहते थे। फेथ से ज्यादा लॉजिक को इंपॉर्टेंस देते थे।
हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने एक अलग पॉलिटिकल डायरेक्शन दी, पर इसी दौरान उन पे एक्यूजेशन लगता रहा कि उन्होंने नेशनल यूनिटी के लिए रिक्वायर्ड कोऑपरेशन अप्रोच अडॉप्ट नहीं की। वर्ल्ड वॉर II के दौरान उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस की रिक्रूटमेंट का सपोर्ट किया, जिसे क्रिटिक्स उनके रेवोल्यूशनरी स्टैंड्स के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन सपोर्टर्स इसे प्रैक्टिकल डिसीजन बताते हैं। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद भी उनकी आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस कम नहीं हुआ। वो गवर्नमेंट पॉलिसीज पर अपनी स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट ओपन लेटर्स और स्पीचेस के थ्रू रखते रहे। 1966 में उनकी डेथ हुई और आज भी इंडियन पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म और आइडेंटिटी डिबेट्स में उनका नाम सबसे सेंट्रल और कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स में से एक माना जाता है। एक ऐसा पर्सनालिटी जिसे इग्नोर करना मुमकिन ही नहीं।